राजस्थान की जनता को बहकाते हैं और संविधान की बात करते हैं। जिस पार्टी ने संविधान का, लोकतंत्र का गला घोटा था, क्यों घोटा? क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई थी। हम सब जानते हैं उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या निर्देश सुनाया था। उस निर्देश की पालना नहीं की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। निर्दोषियों को जेल में डाला। हमारे बड़े बड़े नेता जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता की आवाज को सड़कों पे लेकर आ रहे थे, जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेल में बंद कर दिया। उनका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। मीडिया का गला घोटा। आज सब मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, यही कांग्रेस पार्टी बार बार संविधान की बात करती है। किस हक से बात करती? उस समय संविधान नहीं था क्या? उस समय लोकतंत्र नहीं था क्या? हाँ, और आज भी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को याद दिलाया कि देश की जनता ये भूल नहीं सकती। हम भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से निर्दोषों को जेल में बंद कर दी, हर प्रकार से हमारे भारत को, एक बोलते हैं ना उसको, एक पूरी तरह से काला अध्याय था। सारी एजेंसीज को बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया सबका कि तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम कुछ नहीं कह सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते। सबको बंद कर दिया, मुंह पे पट्टी बांध। किसी का हक होता है क्या किसी सरकार का ऐसा करना? नहीं है। वोट देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मुंह बंद कर, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने ये किया और देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, किसी कीमत पे माफ नहीं करेगी। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी उस समय मैंने देखा, मेरी भी दादी जी गायत्री देवी जी, मेरे पिताजी जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, महावीर चक्र भी मिला उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे हमारे नेता हम सब जानते हैं, जिस तरह उनको जेल में बंद कर दिया गया बिना किसी वजह के, बिना किसी, क्योंकि जब किसी को अगर आप जेल में बंद करते हो तो कोई कारण तो होना चाहिए। उनका दोष क्या था? कोई दोष नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को रहना था। उन्होंने, अभी आपको सभी ने बताया कि कैसे बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के संविधान को बिल्कुल एक तरफ कर दिया और अपनी मन मर्जी से उन्होंने रातों रात इमरजेंसी को लेके आई और इमरजेंसी को लेने के बाद, आने के बाद सीधा सीधा सबको बंद कर दिया, मीडिया का मुंह बंद कर दिया, सारी जो भी जितनी भी एजेंसीज थी हमारे देश में उन सबको बंद कर दिया। और ना केवल कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए हमारे देश में इमरजेंसी। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने और इनके नेताओं ने, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज की परवाह, उनको अपने परिवार की परवाह, उनको बस सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का मोह, जनता के लिए उनको कुछ भी नहीं। जनता चाहे एक तरफ जाए, जनता की आवाज को उस समय भी बंद की थी उन्होंने, और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बार बार संविधान की बात करते हैं ना, आज भी अगर उनको मौका मिलेगा ना तो दोबारा से इमरजेंसी लेके आ सकते हैं। ऐसी पार्टी है। इनका भरोसा गलती से भी मत करना। हमारे इतने बड़े बड़े नेता, चाहे हमारे अटल जी थे, हमारे अडवाणी जी थे, हमारे मोरारजी देसाई जी थे, हमारी विजयराजे सिंधिया जी थी, सहित अनेकों हमारे नेताओं को जेल में बंद किया। और हमारे आज भी हम सब जानते हैं कि कैसे हमारी सरकार
हमारे जितने भी मीसाबंदी हैं उनके लिए भी हम लोगों ने पेंशन को और आगे बढ़ाया है। और हमारे जो मीसाबंदी हैं उनके लिए हमने हमारी सरकार कि भाई इन्होंने बिना किसी दोष के क्या किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपका क्या दोष था, कुछ नहीं था। अगर गलत सरकार गलत करेगी तो जनता का हक होता है कि वो आवाज उठाए, लेकिन अगर आवाज उठाने पे आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो ये सरकार की गलती। और सिर्फ इस वजह से उनको भी जेल में बंद कर दिया। रातों रात लोगों को घर से उठाया, सो रहे थे घर पे, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग थे, बहुत सारे हमारे दिव्यांग थे, उनको भी घर से उठा के ले गए और फिर जाके जेल में बंद कर दिया। और जेल में आप जानते हैं ना कि क्या किया उनके साथ, 3rd डिग्री उनके साथ हुई थी, जेल में 3rd डिग्री हुई थी। सोचिए आप, क्या दोष था उनका? क्या वो क्रिमिनल्स थे? क्या उन्होंने किसी की हत्या की? नहीं, सिर्फ उनका दोष ये था कि उन्होंने जो गलत सरकार थी, जो इस तरह की सरकार थी जो जनता के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई और सिर्फ इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। उनमें इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी, बुरी तरह से। आज भी हम सब जानते हैं कितनी मुश्किलों से आप लोग धाराओं से बाहर निकले। आप लोगों को जिस तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया, बहुत मुश्किल से हमारे जो मीसाबंदी है, बहुत ज्यादा उनको परेशानी हुई। हम लोग जानते हैं कि किन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और फिर जाके आप लोग आज राहत की चैन से आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये ऐसी सरकार हमारे देश में इन्होंने वर्षों से राज किया, बहुत साल हमारे देश में इनका राज रहा। गलती हमारी ये रही कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, तो हमको भूलना नहीं चाहिए। जिस सरकार ने इमरजेंसी लागू की है, उस सरकार को कभी भी इस देश पे राज करने का, इस देश की सेवा करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जो जितने भी यहाँ पर युवा हैं, मैं आप सबसे बताना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे इतिहास को जानिए। ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को अवसर ना दें, क्योंकि इन्होंने, मैं अगर सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होती है ना तो वो एक तरफ होती, लेकिन इन्होंने तो लोकतंत्र की और संविधान की, दोनों की धज्जियां उड़ाई। इतनी मुश्किलों से हमारे देश को आजादी मिली, आसानी से नहीं मिली, बहुत मुश्किलों से मिली, बहुत संघर्ष करना। उसके बाद हमारी जितनी भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने सरकार बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोकसभा बनी, विधानसभा बनी, राज्यसभा बनी, उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भाई हमारा राज चला जाएगा, मैं प्रधानमंत्री पद से हट गई हूं, लेकिन मैं फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हर प्रकार से मैं कुर्सी पे बैठी रहूं, और यहाँ की जनता की आवाज बंद करो, यहाँ की मीडिया की आवाज बंद करो, यहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे और हमारा राज चलेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। ये किया कांग्रेस। तो ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते और भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये जो दिन है, काला दिन, इसको हम लोग 25 जून को हर साल कार्यक्रम करते हैं। और कार्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि कार्यक्रम कर, इस दिन को हम कभी भूले ना। मुझे लगता है इतना भयानक दिन और कोई भी नहीं हो सकता। वो दिन आप खुद सोचिए क्या हुआ हो, कैसा हुआ हो। तो हम सब का दायित्व है कि हम इस दिन को याद करें। हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने हमारे लिए जो परिस्थितियों का सामना किया, जिस वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके त्याग की वजह से, उनकी संघर्ष की वजह से हमको भूलना नहीं चाहिए। बहुत आसानी से भूल जाते हैं।
तो भूलना भी नहीं चाहिए और किसी को भूलने भी नहीं देना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी का, पार्टी का, कि उन्होंने इस दिन को सबको फिर से याद दिलाया। और जैसा कि समय 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 पर कार्यक्रम मिलते हैं पार्टी को, आप सभी कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में आगे बढ़कर भाग लेते हैं, उनको सफल बनाते हैं। उसके लिए भी सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे यहाँ सीकर जिले में आपने बुलाकर आपने मुझे सुना, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ क्षेत्र की विकास की बातें भी आप लोगों ने मंच के माध्यम से मुझे बताई। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि खाटू श्याम जी कॉरिडोर के लिए और खाटू श्याम जी के विकास के लिए केंद्र सरकार से 87 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, सैंक्शन हो चुका है। पर उसके अलावा भी अतिरिक्त भी बहुत सारा और भी जो काम है खाटू श्याम जी के लिए, या हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उस क्षेत्र में, उनके विकास के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कसर नहीं रहेगी, ये मैं आपको मंच के माध्यम से पूरा आश्वासन देती हूँ। सीकर जिले में बजट घोषणा में 155 करोड़ की सड़कों की घोषणा हुई थी और वो काम भी शुरू हो चुका है। कहीं भी सब जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि उपस्थित है मंच पर। मैं सबको कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर काम आपको लगता है कि क्वालिटी से नहीं हो रहा है, कि समय पे नहीं हो रहा है, तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर जन सुनवाई करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आप तुरंत हमको बताएं और इन सब कामों पर जल्द से जल्द काम हम लोग करेंगे। बहुत सारी सीकर जिले में अभी मुझे लिख के दिया है 165 करोड़ की अतिरिक्त, ये तो सड़कों की बात की मैंने, उसके अलावा भी आपकी 165 करोड़ की बहुत सारी घोषणाएं हुई है। मुझे तो लगता है कि हजारों करोड़ की घोषणाएं हुई हैं और घोषणाओं पे काम भी बहुत तेज गति से जारी है। शेखावटी में हवेलियों का भी, हवेलियों के अच्छा वहां पर व्यवस्था अच्छी हो जाए और हेरिटेज पूरा जोन बने, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बात की कि हमारे यहाँ सैनिकों की धरती है, तो उनके लिए भी झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की हम लोगों ने पूरा प्रस्ताव तैयार किया है कि बहुत ही एक ऐसा म्यूजियम बने, संग्रहालय बने, वहां पर पैनोरामा भी बने और एक बहुत अच्छा जिसमें AI VR और बहुत अच्छा बहुत मॉडर्न आधुनिक संग्रहालय बनेगा झुंझुनू में। मैंने उस समय जब मैं झुंझुनू आई थी, मैं देख करके आई थी और वहां पर हम उसकी प्लानिंग चल रही है, DPR बनने वाली है और बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला है। ऐसे और भी आप लोगों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, चाहे पर्यटन के आए, सड़कों के आए, किसी भी काम के आए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी तो मंत्री जी भी आपके हैं और हमारे सुमेधानंद जी भी बहुत मेहनत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हर प्रकार से हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम भी होगा, जिले का विकास भी होगा। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।